नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। सालों से बीजेपी के लिए काम करने वाले बड़े कद्दावर आदिवासी नेता नंद कुमार साय ने बीजेपी को बाय बाय कहकर कांग्रेस का दामन थाम लिया। नंद कुमार साय ने बीजेपी पदाधिकारियों पर उपेक्षा का आरोप लगा दिया। कांग्रेस ने इसी बहाने बीजेपी को एक बार फिर आदिवासियों का विरोधी बता दिया और खुद को आदिवासियों का हितैषी। अब नंद कुमार साय के बीजेपी में जाने से कितना नुकसान होता है, ये बीजेपी से जाने से कितना नुकसान होता है ये, और कांग्रेस को आने वाले चुनाव में इसका कितना फायदा होगा, ये बड़ा सवाल है। नंद कुमार साय आदिवासी सीएम के हिमायती भी रहे हैं। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर अब से कुछ देर पहले जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा यह मेरी मांग है जो जायज है और मैं वक्त देख करके इसे हर मोर्चे पर उठाता रहूंगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नंद कुमार साय के आने से कांग्रेस आदिवासी खेमे को साधने में सफल हो पाएगी और क्या वाकई में बीजेपी को बड़ा नुकसान होगा? इसी पर करेंगे आज आपकी बात। और आइए, जैसा कि हमने आपको बताया कि अब से कुछ देर पहले हमने नंद कुमार साय से एक्सक्लूसिव बातचीत की और उनसे पूछा कि आप बीजेपी छोड़कर गए तो गए क्यों। उनका क्या बयान था, जरा ये सुनिए। और उससे पहले आपको वो बयान सुनाते हैं जो बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस के लिए भी तनाव भरा है, क्योंकि बीजेपी में रहते हुए उन्होंने ये मांग रखी थी कि आदिवासी सीएम होना चाहिए। हमने उनसे पूछा कि क्या ये मांग आपकी जो है वो कांग्रेस में जो है वो जारी रहेगी। उन्होंने इस पर भी अपनी राय दी है। लेकिन सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि बीजेपी के नेता नंद कुमार साय के जाने के इस नुकसान पर क्या कह रहे हैं। और मध्य प्रदेश में निश्चित रूप से नंद कुमार साय जी ने जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ संयुक्त था तो प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व भी संभाला और पार्टी ने हमेशा उनको सम्मान का दर्जा दिया, चाहे राष्ट्रीय स्तर का हो चाहे प्रदेश स्तर का हो। 3 बार लोकसभा के चुनाव लड़े, लोकसभा के सांसद रहे। पार्टी ने राज्यसभा में 2 बार भेजने का काम किया। अनुसूचित जनजाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व उनके कंधे में था। सपना है। जो लोग पहले कांग्रेस में गए थे उनकी क्या गति है बेचारों की, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, कुछ लोग हैं भी नहीं दुनिया में, उनकी क्या गति हुई। बहुत लोगों को तो शौक के कारण अनेक बीमारियां पैदा हो गई। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सुदूर गांव के गरीब आदमी को भी जब पार्टी में कोई काम करता है तो उसको सम्मान देती है। और आइए अब आपको सुनाते हैं कि इसे लेकर कांग्रेस का क्या कहना है। भूपेश बघेल और ताम्रध्वज साहू क्या कह रहे हैं, सुनिए। नंद कुमार साय जी कांग्रेस प्रवेश किए हैं। उनका स्वागत हम लोगों ने कांग्रेस भवन राजीव भवन में रायपुर में हम लोगों ने किया और निश्चित रूप से उसके आने से पार्टी को और मजबूती मिलेगी। नंद कुमार साय जी के विषय में ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता। इतना लंबा जीवन आदिवासी वर्ग के कद्दावर नेता के रूप में कई बार विधायक रहे, लोकसभा के सांसद रहे, राज्यसभा से सांसद रहे, हमारे विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे। इतना लंबा उनका राजनीतिक जीवन है और वैसा आदमी अगर बीजेपी के विषय में कुछ सोचकर कहकर अलग होता है, ये सबसे बड़ी बीजेपी के लिए शर्मनाक स्थिति है। और आइए देखते हैं हम आज के सवाल। हमारे आज के सवाल क्या है, ये सवाल आपको दिखाते हैं। कांग्रेस में नंद कुमार साय आ तो गए हैं, लेकिन सवाल देखिए, कांग्रेस में गए नंद कुमार साय, बीजेपी को क्यों बोला बाय? ये सबसे बड़ा सवाल है। बीजेपी ने क्यों नहीं सुनी वरिष्ठ नेता की बात? क्या सच में हुआ है पार्टी के साथ विश्वासघात? साय के तेवर क्या कांग्रेस पर भी पड़ेंगे भारी? आदिवासी सीएम की मांग यहां भी रहेगी क्या जारी? साय के जाने से बीजेपी को कितना नुकसान? कांग्रेस के लिए आदिवासियों को साधना हुआ और आसान? ये सबसे बड़ा सवाल है और जाहिर सी बात है कि इसको लेकर के हम सवाल जो है ये दिखाएंगे। आपको वो बयान जल्दी से सुना देते हैं क्यों गए हैं नंद कुमार साय बीजेपी में। हमने उनसे पूछा आपके बीजेपी में जाने का क्या कारण था, जरा सुनिए। ये लगा कि ये पार्टी को तो डुबाने वाले हैं, तो कभी नए पुराने सब उनको जोड़ना चाहिए। हम विरोधी दल में हैं, इसलिए लोगों की समस्याओं के लिए जमीन पर लड़ने का काम और सारे कार्यकर्ताओं को उस लड़ाई में लगाने का काम करना चाहिए। ये
प्रयत्न मेरा सफल नहीं हो पाया, मेरा कोई सुनता नहीं था और मैं बहुत व्यथित हो गया और अंततोगत्वा मुझे लगा कि ये पार्टी को भी डुबा रहे हैं और सबको, जो इतने लंबे समय तक संघर्ष में हम सब लोग रहे और भी लोग हैं बहुत सारे किनारे पड़ गए हैं, मुझे लगा कि हम सफल नहीं हो पाएंगे। तभी हम आप छोड़ दिए कि कम से कम छत्तीसगढ़ के सभी समाज को आगे बढ़ाने के लिए मुझे कुछ निर्णय। तो जाहिर सी बात है, आपने सुना कि क्या कह रहे थे नंद कुमार साय, लेकिन अब मैं अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा रहा हूं, इन्हीं के पास सवालों के साथ जाऊंगा। मेरे साथ कांग्रेस से वरिष्ठ नेता जुड़ चुके हैं, राजेंद्र तिवारी जी। बहुत स्वागत करता हूं राजेंद्र जी आपका हमारे इस खास डिबेट शो आपकी बात में। बीजेपी से मुझे ज्वाइन किया है डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांदी साहब ने, पूर्व मंत्री, दिग्गज नेता। बहुत बहुत स्वागत है बांदी जी आपका भी। और छत्तीसगढ़ के जाने माने चेहरे, वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राम अवतार तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले बांदी जी आपके पास आता हूं। देखिए, कितना कद्दावर नेता अगर यह कहते हुए जाता है कि मेरी बातों को नहीं सुना गया, ये लोग पार्टी को डुबा रहे थे, मैं कह रहा था काम कीजिए, फील्ड में जाकर काम करना पड़ेगा, ना स्थानीय नेतृत्व ने सुना, ना केंद्रीय नेतृत्व ने सुना। उन्होंने हमारे इंटरव्यू में यह तक कहा कि मैंने दिल्ली तक वरिष्ठ नेताओं को मैसेज दिलवाए, पीएम मोदी से लेकर के अमित शाह और जेपी नड्डा तक मैसेज गए, लेकिन उन्होंने बात करना जरूरी नहीं समझा। एक आदिवासी राष्ट्रीय स्तर के नेता के साथ इस तरह का सलूक क्यों सर? अभिलाष जी, भारतीय जनता पार्टी किसी भी आदिवासी का अपमान करना कतई नहीं रहता है, ये कांग्रेस की तरह सोच नहीं रहता। आपने देखा होगा कि आदिवासियों को भारतीय जनता पार्टी ने सदैव मौका दिया है। स्वयं नंद कुमार साय जी हैं, जो एक लंबे समय से अनुभव रखने वाले हैं, जिसको विभिन्न दायित्व की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और पार्टी मान सदैव करते आ रहे हैं। और आपने देखा होगा आदिवासी समाज को भी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति जैसे महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा है, जिसका कांग्रेस ही आदिवासी का विरोध करने वाले स्वरूप में रहे हैं। आपने भी देखा होगा कि हम छत्तीसगढ़ का महामहिम राज्यपाल को भी भारतीय जनता पार्टी ने अवसर प्रदान किया। तो भारतीय जनता पार्टी सदैव आदिवासियों को एक अवसर देता चला आ रहा है और वरिष्ठ नेता हमारे किसी भी दृष्टि से आदिवासी समाज का ये तो हमारा बहुत सदैव भारतीय जनता पार्टी ने उसको सम्मान किया। किसी सम्मान करने में कोई कमी नहीं है और विश्वास करने में कोई कमी नहीं है। यहाँ तक कि जब मध्य प्रदेश के जमाने में उनकी पुत्री कांग्रेस में भी चला गया था, तब भी भारतीय जनता पार्टी ने उन पर विश्वास किया, किसी भी तरीके से विश्वास किया। कभी भी उसके काम में अविश्वास प्रस्ताव का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। और मेरे को जिस तरीके से लगता है कि जिन तथ्यों को अभी जो आपने बाइट के रूप में दिखाया है, मुझे ऐसा लगता है कि वो संगठनात्मक बातचीत करना चाहते हैं और संगठन की बातों में कोई सुन नहीं रहे। हम तो सब संगठन के ही काम करते हैं, बल्कि आपने तो नंद कुमार साय जी को सदैव संगठन में सर्वोच्च पदों पर रहे हैं और प्रशासनिक क्षमताओं में भी सर्वोच्च पदों पर रहे, कहीं पदों पर कोई अंतर करने का नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी ने सदैव किया। और आज हमको ऐसा लगता है कि जिन शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, तो कांग्रेस कहीं ना कहीं उसके दबाव में है, कांग्रेस के दबाव में है और कहीं ना कहीं उस पर किसी भी तरीके से कोई मामले हैं। और हम तो सदैव ये कहते हैं कि इनके अच्छे आदिवासी समाज के नेता हैं, अगर वो कांग्रेस के दबाव है तो कल भी आ सकते हैं, हम उनका स्वागत करेंगे। वो हमारे वरिष्ठ नेता है, सदैव हम सब लोगों ने उनके मार्गदर्शन में काम किया है। बांदी जी, क्या आप ये क्लियरली कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं उनके पर कई मामले हैं और वो कांग्रेस के दबाव में है? क्या जो आरोप सीबीआई, ईडी और इन तरह के तमाम के आरोप जो बीजेपी पर लगते थे, वो आरोप आप लगा रहे हैं कि स्टेट एजेंसियों के दबाव में है नंद कुमार साय, इसलिए वो कांग्रेस चले गए? देखिए, ना मैं ईडी की बात कर रहा हूँ, ना सीबीआई की बात कर रहा हूँ जी। ये कहीं ना कहीं जैसे जिस तरीके से एक आदिवासी नेता है जो अपनी बात को रखने में, बात को बनवाने में सक्षमता से कर लेते हैं। कहाँ उनकी कहाँ चूक हुई, किस तरीके से बात हुई, सदैव सबको बात करने का अवसर मिलता है, फोरम मिलता है, बैठकों का एक अवसर मिलता है। ये कोई ईडी वाले नहीं कि मेरे को लगता है कहीं ना कहीं ये माननीय भूपेश बघेल जी का कांग्रेस का कहीं ना कहीं उसके ऊपर दबाव है, जिसके कारण वो निर्णय करने पर कहीं मजबूर है। और आज भी हम उनका सम्मान करते हैं और आप उनका स्वागत करते हैं। जब उनका
हो जाएगा। कांग्रेस को समझ जाएंगे कि कांग्रेस में क्या दुर्गति होना है, जैसे पूर्व नेताओं का उनको महसूस होता है, उस दिन हम निश्चित तौर पर उसका स्वागत करने के लिए फिर बैठे रहेंगे। चलिए ठीक है। और राजेंद्र तिवारी जी के पास में आऊं, देखिए काफी कंफर्टेबल हैं आज वो, लेकिन मैं एक दूसरे सवाल के साथ आता हूं। मैं एक वो बयान सुनाना चाहूंगा नंद कुमार साय साहब का। मैं पीसीआर से दरखास्त करूंगा कि जो दूसरा बयान है, जो उन्होंने कहा है कि सीएम पद का चेहरा, क्योंकि वो बीजेपी में भी ये बात मुखरता से रखते रहे कि आदिवासी होना चाहिए, छत्तीसगढ़ में आदिवासी चेहरा सीएम का होना चाहिए। क्या हमने उनसे पूछा कि यह मांग आपकी कांग्रेस में भी जारी रहेगी या आपके सुर ठंडे पड़ जाएंगे? उन्होंने क्या कहा, यह बयान हम सुना देते हैं। नंद कुमार साय जी, एक बड़ी लंबी मांग थी आपकी आदिवासी मुख्यमंत्री की। बीजेपी में रहते हुए अगर कोई सबसे ज्यादा मुखरता इस मांग को लेकर के तो वो आप थे। कांग्रेस में आने के बाद आप ये मांग रखेंगे कि अब आदिवासी मुख्यमंत्री की छत्तीसगढ़ को दरकार है, या अब इस मांग को आप ठंडे बस्ते में डाल देंगे? देखिए, ये बात तो पहले से होती रही है, लेकिन ये निर्णय करने का काम जो है वो केंद्रीय लीडरशिप का रहता है, केंद्रीय संगठन का। पहले भी मैं इस बात को बोलता रहा हूं, लेकिन ये कभी संभव हो पाए तो अच्छा है। लेकिन इस समय चूंकि हम इसमें पहली बार आए हैं, इसमें तो आगे देखेंगे क्या क्या स्थिति बनी है, लेकिन बीजेपी में हम इस बात को रखते रहे। तो जिस तरह से बीजेपी में आप आगे क्या स्थिति बनती है, क्या संभावनाएं रहती हैं, उसको देखा जाएगा। राजेंद्र तिवारी जी, आप ले तो आए हैं, बहुत अच्छी बात है, साय साहब आए हैं, बड़े आदिवासी नेता हैं, लेकिन बीजेपी में भी रहते हुए वो खुलकर अपनी बात रखते थे और इससे बीजेपी को कई बार वो असहज स्थिति में डाल देते थे। क्या कांग्रेस इसके लिए पूरी तरह तैयार है? ये है अभिलाष जी, देखिए सबसे पहली बात ये है अभिलाष जी कि छत्तीसगढ़ का राजनीतिक, सामाजिक और भौगोलिक परिवेश इस तरह का है कि बिना आदिवासी भाइयों के, बहनों के हम छत्तीसगढ़ की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं, और इसलिए आदिवासी हमारे लिए बेहद और बेहद आदरणीय है। आदिवासियों का हित कौन साधे, इसकी मिसाल अगर मैं बताने लगूं तो आपका समय बहुत छोटा पड़ जाएगा कि किस तरह से भूपेश बघेल जी ने आदिवासियों के हितों में काम किया है। हम लोग सामान्य रूप से पूरे छत्तीसगढ़ में ऐसी मान्यता है कि आदिवासी भोला भाला होता है, इसमें कोई शक नहीं कि भोला होता है, ईमानदार होता है, अपने कार्यों के प्रति पूरी तरह से निष्ठावान होता है। मगर साहब कोई उसके हितों के साथ खिलवाड़ करे तो फिर भोला नहीं रहता, फिर वो भाला हो जाता है, जैसा अभी हुआ है। वो देख रहे हैं आप, हमारे यहाँ मंत्रिमंडल में 4 बड़े महत्वपूर्ण मंत्री हैं जो आदिवासी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण विभाग उनको दिए गए हैं, और भूपेश जी के पूरे कार्यकाल को आप देखिएगा कि किस तरह से उन्होंने आदिवासियों के हितों के लिए काम किया है। खूब लंबी श्रृंखला है ना, लेकिन हम यहाँ तो बात लेकर यहाँ ये बताइए ना सर, राजेंद्र तिवारी जी, क्या सीएम पद का चेहरा आप आदिवासी को प्रोजेक्ट करेंगे अगर नंद कुमार साय जी जैसे या दूसरे आदिवासी डिमांड करते हैं तो? देखिए, बहुत स्पष्ट बात ये है अभिलाष जी कि हमारा सीएम का चेहरा कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, और उससे आगे बढ़कर के मैं ये कहूं तो छत्तीसगढ़ की जनता ने तय कर दिया है कि हम अगला चुनाव भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में लड़ने वाले हैं, और वही हमारे अगले मुख्यमंत्री होने वाले हैं। ठीक है। और जहां तक आदिवासी हितों की बात है तो उसके लिए हम पूरी तरह से भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में मनसा वाचा कर्मणा समर्पित है, एक बात। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी को तो, अभी गांधी जी को मैं सुन रहा था, इनको तो आदिवासियों के मामले में बोलने का अधिकार ही नहीं है। इतने झूठे मुकदमे चलाए इन्होंने आदिवासियों के विरुद्ध। और सबसे बड़ी बात अभिलाष जी, मैं रेखांकित करके इस बात को कहना चाहूंगा कि जिस दिन आदिवासी दिवस था उसी दिन इन्होंने आदिवासी जो इनके प्रदेश अध्यक्ष थे विष्णु साय जी, उनको निकाल बाहर किया था। ऐसी बेइज्जती किया था इन्होंने आदिवासी दिवस के दिन। तो ये आप आज जिस तरह से नंद कुमार जी साय ने भाषण दिया राजीव भवन में, जो हमारा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का दफ्तर है, उसमें इसी पीड़ा को व्यक्त किया कि एक तरफ तो आदिवासियों के साथ किस तरह का व्यवहार हुआ और दूसरी तरफ भूपेश बघेल जी की कार्य प्रणाली को रेखांकित किया कि उनके नेतृत्व में किस तरह से
छत्तीसगढ़ की ठीक सर। संस्कृति, आदिवासियों की परंपरा, ये सब ठीक है सर। पुनर्जीवित हो रही है और आदिवासियों का हित संवर्धित होने का काम हो रहा है। ठीक है, रामावतार तिवारी जी, ये फर्क है जी, रामावतार तिवारी जी के पास आना चाहता हूं। काल में और ठीक है सर, तिवारी जी मुझे ये बताइए, बीजेपी के लिए कितना बड़ा सेटबैक है, क्योंकि ये भी कह रहे हैं लोग कि बीजेपी में वो बहुत सक्रिय थे नहीं, पहले किसी जमाने में वो सक्रिय थे, उनका पद बहुत कद्दावर था, अब वो एक तरह से हाशिए पर थे, उनके जाने से बीजेपी की सेहत पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस क्या इससे मैसेज कन्वे कर पाएगी कि देखिए आदिवासियों की उपेक्षा वहां हो रही है और आदिवासियों का सम्मान हम कर रहे हैं? क्या ये मैसेज कन्वे कर पाएगी कांग्रेस? अभिलाष जी, नंद कुमार साय जी का भाजपा छोड़ना ही कई ऐसे संकेत देते हैं जो भाजपा के भीतर सब चीज ठीक नहीं चल रहा है, ये संदेश जा रहा है। जिसने छत्तीसगढ़ में भाजपा को खड़ा किया, जो एक बेहद ईमानदार आदिवासी नेता, जो सारे जगह में जुझारूपन से कांग्रेस के खिलाफ लड़ता रहा, वही कांग्रेस में क्यों जा रहा है? क्या भाजपा में निष्ठावान लोगों की उपेक्षा हो रही है? क्या वहाँ नया है कुछ काकस बन गया है? उस काकस में जो पुराने लोग हैं, समर्पित लोग हैं, सक्रिय लोग हैं, उनकी उपेक्षा हो रही है और नए लोग वहाँ पर पार्टी के भीतर हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि जो जिस भाजपा में मैं था, अटल और आडवाणी का भाजपा, वो भाजपा अब नहीं रह गया। तो उनका जो इशारा था कि भाजपा बदल चुकी है जी, ऐसे भाजपा में एक सिद्धांतवादी सोच वाला एक विद्वान जो आदिवासी जो कैसे उपेक्षित हुआ है, ये एक बड़ा घटनाक्रम है। उसका प्रभाव कितना होगा, कितना नहीं पड़ेगा चुनाव में, कौन कहाँ हारेगा, कौन जीतेगा, किसकी सरकार बनेगी, ये अलग बात है। ठीक है। दूसरी जो बात महत्वपूर्ण है कि क्या ऐसे लोगों के, समर्पित लोगों के पार्टी छोड़ने से बाकी जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या आ रहा है, और जो वर्तमान में चुप बैठे, क्योंकि वहां पर कार्यकर्ता बोलता नहीं है भाजपा में, विचारधारा के आधार पर जुड़ा रहता है, अनुशासन से जुड़ा रहता है, वो बोलता नहीं है। अपनी घोर उपेक्षा के बावजूद भी कई गलतियां पार्टी करती है, फिर भी चुप्पी साधे रहता है, ठीक है सर, जो आगे जाके एक बड़ा परिणाम दिखता है। तो भाजपा के भीतर ये सोचना चाहिए कि ऐसी स्थिति और उत्पन्न ना हो। ठीक है सर। बांदी जी, मैं आपके पास आता हूं। बांदी जी, देखिए बीजेपी लगातार कह रही कि आपने साय जी को उस दौरान हटाया था जो जब आदिवासी विश्व आदिवासी दिवस था, उसे लेकर के वो हमेशा प्रोजेक्ट कर रहे थे और अब एक और उनको मौका मिल गया है। अब ऐसे में आदिवासियों में अपनी पैठ बनाए रखने के लिए आप किस तरह का संदेश देंगे, कैसे इस डैमेज को कंट्रोल करेंगे? अभिलाष जी, कांग्रेस कभी भी आदिवासियों को सम्मानजनक पदों पर स्थापित करने की उनकी कल्पना ज्यादा नहीं है, उनके इतिहास नहीं है, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक बदलाव के दौर से गया है, जिसमें हमने टॉप से लेकर के यहाँ संगठन के अच्छे को बदलने है और दूसरों कार्यकर्ताओं को मौका देता है, क्योंकि ये कार्यकर्ता आधारित पार्टी रहता है। कार्यकर्ता नेता को जन्म देता है और कार्यकर्ता ही नेता को निर्माण करता है। दूसरा चीज है कि जो आदिवासियों को अगर ठगने का काम कर रहा है, वो ठगने का काम करेगा और आदिवासियों को केवल बात करेगा, यह प्रमाणित राजन तिवारी जी से हो गया, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि कितना भी सपना जो भारतीय जनता पार्टी में देखने का अधिकार था, अब माननीय साय जी, कांग्रेस में आपको अधिकार नहीं है कि आप मुख्यमंत्री का सपना देख सके। ये राजन जी ने प्रमाणित करके आदिवासी चेहरों को स्पष्ट कर दिया। दूसरा है कि आदिवासियों को, मोहन मनकार को जिस तरीके से प्रियंका गांधी के समय उसके साथ अपमान हुआ है, ये प्रदेशाध्यक्ष होते हुए भी उसको तिरस्कृत किया गया, बैनर पोस्टर से अपमान किया गया, उसे कलंकित किया गया, उसको किस तरीके से मीडिया में जिस तरीके से हाईलाइट किया गया, ये सबके साथ उदाहरण है। ठीक है। अब ये सब अभिलाष जी, इससे कांग्रेस केवल अभी जी ठीक है। बांदी जी, आपकी आवाज में कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है। मैं वापस जाता हूं राजेंद्र तिवारी जी के पास। तिवारी जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, कांग्रेस के मनोबल में कितनी इजाफा होगा, कितना
नंद कुमार साय जी जैसे आदिवासी चेहरे के आपके साथ जुड़ने को लेकर, और क्या जिस तरह से वो मुखर रहे हैं, क्या आपको चिंता नहीं होती कि वो मुखरता अगर उन्होंने यहां दिखाई, क्योंकि यहां हमने देखा है कि भूपेश बघेल के खिलाफ या संगठन के खिलाफ कोई भी कुछ बोल नहीं सकता, अगर वो बोलेंगे तो आप फिर कैसे टैकल करेंगे उनको? नहीं, हमारे यहाँ बोलने की स्वतंत्रता है। और आप जिससे मुखातिब हैं, मैंने चिंतन शिविर में जिस तरह की बात कही है आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं आप मुझसे मुखातिब हैं, मैं बेलाग होकर के बोलता हूं। कांग्रेस पार्टी में बोलने की पूरी तरह से स्वतंत्रता है, मगर उसका दायरा है कि आपको जो कहना है पार्टी फोरम के भीतर कहना है, बाहर नहीं कहना है। अनुशासन के बंधन से हम सब बंधे हुए हैं। दूसरी बात, अभिलाष जी, अभी गांधी जी ने एक दो बातें कही है, मैं कहना चाहता हूं कि क्या आपने आदिवासियों का सम्मान किया? आप मोहन मरकाम जी की बात कर रहे हैं। मोहन मरकाम जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। आपने तो बेइज्जत करके आदिवासी दिन अपने प्रदेश अध्यक्ष को, जो आदिवासी का बड़ा नेता था, उसको बाहर किया था। तो आप तो कम से कम ना बोलिए। ननकी राम जी कंवर इतने वरिष्ठ हैं, आए दिन अपनी पार्टी के खिलाफ, अपने नेताओं के खिलाफ बोलते रहते हैं। ये हम और आप बखूबी जानते हैं। अपमान का उदाहरण मोहन मरकाम है। नहीं, और सुन लीजिए, एक बात और सुन लीजिए गांधी जी, कि जिस तरह से अभी आपने आरक्षण की बात की, आरक्षण का बिल हम लोगों ने पास करवाया। भूपेश बघेल जी ने एक दिन का विशेष सत्र रख करके राज्यपाल के पास भेजा, और आदिवासी राज्यपाल थी उस समय आदरणीय अनुसुईया उइके जी। उन्होंने कहा जिस दिन ये कागज आएगा उसी दिन मैं दस्तखत कर दूंगी, मगर वहां जाके दिल्ली से दबाव पड़ा कि आरक्षण विधेयक पर आपको दस्तखत नहीं करना है। आप क्या बात करेंगे आदिवासियों के हितों की? आप लोगों ने तो आदिवासियों की जितनी उपेक्षा की है उसका उदाहरण मिलना पूरे हिंदुस्तान में मुश्किल होगा। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। मुझे रामअवतार तिवारी जी के पास आना पड़ेगा, समय खत्म हो रहा है। रामअवतार तिवारी जी, मुझे ये बताइए कि नंद कुमार साय के आने से कांग्रेस को ज्यादा फायदा होगा या बीजेपी को ज्यादा नुकसान होगा? कौन फायदे में, कौन नुकसान में? तो कांग्रेस को फायदा इस मायने में होगा कि जो सरगुजा इलाका है, बस्तर इलाका है, जसपुर इलाका है, जहां लंबे समय से नंद कुमार साय जी काम कर रहे हैं, उन इलाकों में सक्रियता दिखाएंगे वो, पहला। दूसरा, ये संदेश जाएगा, एक बड़ा संदेश, कि भाजपा के भीतर जो है कुछ भी गड़बड़ चल रहा है, वहाँ सम्मान नहीं मिल रहा है और वो लोग कांग्रेस में जा रहे हैं, भाजपा को निर्णय नहीं ले पा रही है। तो भाजपा की गड़बड़ियां, वो एक उसको लेकर जो बड़ा चर्चाओं में होगा कि गुटबाजी चल रही है, वहां पर उपेक्षा चल रही है, तो उसका फायदा कांग्रेस को एक प्रचार प्रसार में और जो रणनीति रहती है उस रणनीति का ज्यादा फायदा होगा। अब उसको कैसे डैमेज कंट्रोल भाजपा कर पाती है, ठीक है, ये देखने लायक रहेगा। कि एक आदिवासियों में, दूसरा पार्टी के भीतर में कि असंतोष का, तीसरा ये कि जो कांग्रेस जो है गांव, किसान, खेत, छत्तीसगढ़ की संस्कृति जो बात कर रही है, वही बात जो है उसका काट किस तरह निकालेगी। तो अनेक चीजें जो हैं, जो आज साय जी ने कहा गाय गरुआ इसका सम्मान करते हैं, अच्छी योजना है, तो भूपेश बघेल की योजना का तारीफ भी कर रहे हैं वो। तो इसका काट जो है वो निकालना, तमाम चीजों का काट कैसे भाजपा निकालेगी और चुनाव में कैसे उतरेगी, ठीक है, ये एक चुनौती इस समय रहेगी। बिल्कुल, ये बड़ी चुनौती रहेगी। और जाहिर सी बात है कि बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व के सामने यह भी बड़ा संकट होगा, केंद्रीय नेतृत्व के सामने अपनी इमेज को क्लियर करने का, कि एक बड़े नेता के असंतोष को वो थाम नहीं पाए और चुनाव से पहले वो दूसरी तरफ चले गए। खास बात यह है कि जब एक दिन पहले तक, कुछ घंटों पहले तक कह रहे थे बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता न्यूज 24 पर, जब हम उनसे बात कर रहे थे लाइव, कि हम उन्हें मना लेंगे, लेकिन अगले ही दिन जाकर वो कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं। इसका मतलब यह है कि एंटिसिपेट नहीं कर पाई शायद प्रदेश की जो टीम थी वो, और अब देखना है कि कैसे डैमेज कंट्रोल किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र तिवारी जी, कृष्णमूर्ति बांदी जी, आपका भी शुक्रिया। रामअवतार तिवारी साहब, आपका भी आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।